तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सीलिएक डिजीज के बारे में। मैं डॉक्टर खान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ कार्ड में। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है सीलिएक डिजीज के बारे में। सीलिएक डिजीज होती क्या है, इसके मेन कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है और इसके जो है स्टेज क्या है, इसके प्रिवेंशन क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, आज हम इन सब चीज़ों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी तक आपने हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर दे और उसको ऑल पे सेट कर दे ताकि आपको इसका अगला वीडियो का नोटिफिकेशन भी टाइम पे मिल सके और हमारा वीडियो आप जो देख सके। तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ, आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है सीलिएक डिजीज। अब सीलिएक डिजीज होता क्या है? सीलिएक डिजीज में होता है यह है कि आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो एक या एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स के खिलाफ हाइपर सेंसिटिव होती है, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। स्पेशली ग्लूटीन से रिलेटेड जो भी सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनमें ग्लूटीन पाया जाता है वो आपकी आंत जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। वहाँ पे उसका मल एब्सॉर्प्शन होता है, एब्सॉर्प्शन बराबर नहीं होता है। उसके रिलेटेड में बहुत सारे सिम्टम्स, उसके बाद में बहुत सारे सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं जिसमें आपका पेट दर्द हो सकता है, उल्टी हो सकता है, मितली हो सकता है, दस्त हो सकती है, पेट में फुलाव हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है। इस तरह के बहुत सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस बीमारी को सीलिएक डिजीज कहते हैं जिसमें गेहूं या ग्लूटीन से आपके हाइपर सेंसिटिविटी होती है और मल एब्सॉर्प्शन होता है, वहाँ पे एब्सॉर्ब बराबर नहीं कर पाते हैं, तो इसको हम कहते हैं सीलिएक डिजीज। अब इसको अदर नाम से भी जानते हैं जिसमें हम इसको नॉन ट्रॉपिकल स्प्रू, सीलिएक स्प्रू, अडल्ट सीलिएक डिजीज, हाइपर सेंसिटिव ग्लूटीन एंट्रोपैथी, इस तरीके के हम इसको अलग नामों से भी जानते हैं। मोस्टली ये दोस्तों यूरोपियन कंट्री या वाइट जो मैन होते हैं, जो वाइट गोरी चमड़ी के जो लोग होते हैं उनकी बीमारी होती है, लेकिन पिछले 50 सालों में इसका जो असर है वो अपने इंडिया की तरफ या फिर एशियन कंट्री में भी देखा गया है। तो ये भी अपने यहाँ पे बहुत ही तेजी से फैलने वाली एक बीमारी बनती जा रही है जो सीलिएक डिजीज के रूप में सामने आ रही है। अब दोस्तों इसके कॉज क्या है, कौन से इसके कारण है जिसकी वजह से ये बीमारी फैलती है? तो अभी तक स्पेसिफिक इसके कोई कारण सामने नहीं आए हैं, लेकिन ये इन्वायरमेंटल हो सकते हैं, ऑटो इम्यून हो सकता है, या फिर आपके जेनेटिक हो सकता है, या फिर कोई आपके क्रोनिक इन्फेक्शन हो सकता है, फिर आपके इंटेस्टाइन की हाइपर सेंसिटिविटी या फिर इंटेस्टाइन का क्रोनिक इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस तरीके के इसके जो है कारण हो सकते हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है जिसके हम कह सकें कि हाँ इसकी वजह से ये बीमारी होती है। अब दोस्तों हम इसके रिस्क फैक्टर के बारे में बात करेंगे। कौन से इसके रिस्क फैक्टर हैं या कौन से इसके रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये बीमारी फैलने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। दोस्तों इसमें आपके एक तो सबसे फर्स्ट जो आता है वो होता है आपके ऑटो इम्यून डिजीज। अगर बॉडी के अंदर को ऑटो इम्यून डिजीज है उसकी कंडीशन में आपको ये सीलिएक डिजीज हो सकती है। एंट्रिक फीवर या क्रोनिक एंट्राइटिस हो सकता है, आपको कोलाइटिस हो सकता है, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम हो सकता है, या फिर एडिसन डिजीज हो सकती है, या फिर आपके फैमिली के अंदर कोई सीलिएक डिजीज से पहले से कोई पेशेंट है तो वो आपके जेनेटिक हो सकता है। इस तरह के इसके कुछ जो रिस्क फैक्टर है, आपको टाइप 1 डायबिटीज वगैरह ये आपके रिस्क फैक्टर है। अगर आप में ये है तो आपको सीलिएक डिजीज होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर ये चीज़ें आपको पहले से आप में मौजूद हैं तो आपको थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। आपको सीलिएक डिजीज हो सकती है। अगर आप में प्राइमरी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो फिर आप उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। डॉक्टर के पास जाके आपको सलाह जरूर लेनी चाहिए। अब दोस्तों इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। साइन एंड सिम्टम्स में इसमें आपको पेन एब्डोमेन हो सकता है, डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन हो सकता है, ब्लोटिंग ऑफ एब्डोमेन हो सकता है, गैसियस एब्डोमेन हो सकता है, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, फटीग हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, स्टीटोरिया हो सकता है। ये एक तरह का डायरिया है जिसमें आपको डायरिया के साथ में बहुत ही गंदी स्मेल आती है और साथ में आपके कई बार फोम आता है, जाग भी आता है। तो इस तरीके के आप में जो इसमें साइन और सिम्टम्स जो है वो देखे जा सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना। ये सारे के सारे साइन एंड सिम्टम्स आपके सीलिएक डिजीज के हो सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं ये कितने टाइप की होती है। तो मोस्टली ये 3 टाइप की होती है: क्लासिकल सीलिएक डिजीज, नॉन क्लासिकल सीलिएक डिजीज और साइलेंट सीलिएक डिजीज। क्लासिकल सीलिएक डिजीज में आपको सारे के सारे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं जिसमें आपके पेन एब्डोमेन, गैसियस एब्डोमेन, ब्लोटिंग, डिस्टेंट एब्डोमेन, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, फिर आपके वेट लॉस जो है और स्टेटोरिया है। इस तरीके के आपके जो सारे के सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अब दूसरा है नॉन क्लासिकल सीलिएक डिजीज। नॉन क्लासिकल सीलिएक डिजीज में आपको भूख नहीं लगती है, पेट में गैस बनता है, फिर आपको कभी
कॉन्स्टिपेशन या डायरिया हो जाता है, वेट लॉस हो रहा है, आपके इंटेस्टाइन में हमेशा इन्फेक्शन रहता है, तो इस तरीके के जो सिम्टम्स है वो आपके नॉन क्लासिकल सीलिएक डिजीज में आते हैं। तीसरी जो है वो है साइलेंट सीलिएक डिजीज। साइलेंट सीलिएक डिजीज में आप में कोई सिम्टम्स नहीं आता है, लेकिन अंदर ही अंदर आपके वॉमिटिंग हो सकती है कई बार, या फिर आपका वेट लॉस हो सकता है, आपके जो इन्फेक्शन मल एब्सॉर्प्शन की कंडीशन देखने को मिल सकती है, आपके अंदर ही अंदर जो है वो जो फटीग या मेलेज जो आपको बोलता है वो हो सकता है। तो ये इसके साइलेंट सीलिएक डिजीज के सिम्टम्स होते हैं। तो इसकी 3 स्टेज होती है, क्लासिकल, नॉन क्लासिकल और साइलेंट सीलिएक डिजीज। अब हम इसके क्लिनिकल एग्जामिनेशन किस तरह से करेंगे। जब अपने पास पेशेंट आएगा तो कैसे हम पता लगाएंगे कि इसको सीलिएक डिजीज हो सकती है। उसके लिए आप जो है सबसे पहले अपीयरेंस देखेंगे। अपीयरेंस में आप देखेंगे कि पेशेंट बहुत ही फटीग है, वीकनेस लग रही है, वेट लॉस हो रहा है, पहले के अकॉर्डिंग जो है उसको कॉन्स्टिपेशन, डायरिया वगैरह हो रहा है, इस तरीके के अगर सिम्टम्स है और उसका पेन एब्डोमेन कर रहा है तो आप जनरली तौर पर समझ सकते हैं कि इसको सीलिएक डिजीज हो सकती है। उसके बाद में जब हम जो उसका फेस देखेंगे तो फेस जो है वो उसका पेलर होएगा, वाइटिश होएगा, क्योंकि कई बार जो होता है एनीमिक हो जाता है पेशेंट वेट लॉस की वजह से, या फिर खाना नहीं पचने की वजह से, एब्जॉर्ब नहीं होने की वजह से इंस्टेंट जो है वो डायरिया हो जाता है, तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो नहीं मिल पाते हैं, तो पेलर जो उसका फेस होता है और जो फेस जो है वो टॉक्सिक लुक टाइप आपको लगता है। तीसरा जो है उसका एब्डोमेन देखने जाए तो एब्डोमेन डिस्टेंडेड रहता है, पेन रहता है, उसको कॉन्स्टिपेशन, डायरिया हो सकता है, स्टीटोरिया हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है, मल एब्सॉर्प्शन हो सकता है। तो ये इसके जो होता है जो एब्डोमेन से रिलेटेड सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद में इसके एक्सट्रीमिटीज देखेंगे तो एक्सट्रीमिटीज में ये लिम्ब जो है उसके जो पतले होंगे, हाथ पैर बहुत ही पतले हो सकते हैं, और जो उसकी स्किन जो है वो थोड़ी सी लूज हो सकती है। इस तरीके के जो इसके जो लिम्ब के जो सिम्टम्स हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। अब इसके मेंटल सिम्टम्स या जो नर्वसनेस है वो देखने को मिल सकती है, डिप्रेशन देखने को मिल सकता है, पेशेंट जो है वो एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है। इस तरीके के इसके मेंटल सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। मस्कुलोस्केलेटल सिम्टम्स इसमें आपको देखने को जाए तो आपके जो मसल्स हैं वो बहुत ही वीक और फटीग आपको देखने को मिलेगी, उसमें हड्डियां जो है बहुत ही कमजोर देखने को मिलेगी। अचानक आपको बहुत ही इजीली आपको फ्रैक्चर हो सकता है, या फिर मांसपेशियां टियर हो सकती हैं। इस तरीके के जो सिम्टम्स हैं आपको देखने को मिल सकते हैं। सिस्टमिक इसके सिम्टम्स देखने के जाए तो सिस्टमिक सिम्टम्स में इसका हाइपरटेंशन हो सकता है, आपके जो पल्स है वो बहुत ही कम या बहुत ही फीबल आपको फील होगी, और आपका बीपी जो है वो बहुत ही कम आपको सुनाई दे सकता है, या फिर आपको मापने में बहुत ही कम मालूम पड़ सकता है। तो इसके बहुत सारे जो है वो आपका क्लिनिकल जो है अपीयरेंस आपको देखने को मिल सकता है, जिससे आप क्लिनिकल एग्जामिन कर सकते हैं कि इसको सीलिएक डिजीज हो सकती है। अब दोस्तों इसमें कौन से इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हम टीटीजी कर सकते हैं, टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज कर सकते हैं। उसके बाद में है आईजीए टीटीजी, आईजीजी टीटीजी कर सकते हैं। उसके बाद में ईएमआई आईजी ये कर सकते हैं। तो इस तरीके के इसके कुछ जो है जो हम टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में हम जो इंटेस्टाइन के जो पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट की बायोप्सी भेज सकते हैं। बायोप्सी में हम पता कर सकते हैं कि वहाँ पे आपको सीलिएक डिजीज ही है, हाइपर सेंसिटिविटी है, वहाँ के जो पिल्लई है, जो छोटे छोटे जो हेयर टाइप जो फॉलिकल्स टाइप होते हैं जो आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जो सेक्रेशन करते हैं, उसकी आपके बीमारी है, या फिर आपको वहाँ का कोई ट्यूबरकुलर या फिर कोई कैंसर तो नहीं हो गया है। तो उस तरीके की हम जो है बायोप्सी लेके भेजते हैं। उसके बाद में उसका पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इसको सीलिएक डिजीज है या फिर कोई ऑटोइम्यून डिजीज या फिर और कोई दूसरी बीमारी तो मैलिग्नेंसी वगैरह तो नहीं है। इस तरीके से हम इसका इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों इसका ट्रीटमेंट क्या है। एलोपैथी में इसका ट्रीटमेंट, इसका कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन हाँ आपको अगर ग्लूटीन फ्री डाइट लेते हैं, आप अगर गेहूं, बार्ली, जौ अगर ये खाना छोड़ देते हैं जिसमें ग्लूटीन भरपूर मात्रा में होता है, तो आपके जो सिम्टम्स है वो एकदम नाटकीय रूप के तरह एकदम ड्रामेटिक करके एकदम आपको हफ्ते भर में गायब होते हुए दिख जाएंगे, लेकिन आपको 3 से 6 महीने लग सकते हैं आपके पूरी बीमारी को ठीक होने में। अब दोस्तों ग्लूटीन फ्री डाइट कौन सी होती है, कौन सा खाना कौन सा नहीं खाना है, इसमें अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मैं आपको यहाँ पे पूरी लिस्ट दे देता हूँ, जिसमें आपको डू और डू नॉट का आपको जो है ऑप्शन दिख जाएगा। डू मतलब ये आप खा सकते हैं, ये चीज़ें कर सकते हैं, ये आपके ग्लूटेन फ्री डाइट है, ये आपके सीलिएक डिजीज में चल जाएगी खाने में। और जो डोंट है वो आपको नहीं लेना है, ये आपके सीलिएक डिजीज में खतरनाक हो सकती है, हानिकारक हो सकती है। तो डू और डच मैंने आपको समझा दिया है, आपको आसानी से समझ जाएगा कि आपको सीलिएक डिजीज में कौन सी चीज़ें खानी है और कौन सी नहीं खानी है। अब दोस्तों इसका प्रिवेंशन क्या है। प्रिवेंशन सीधा सा है, आपको ग्लूटेन फ्री डाइट लेनी है, जिसमें ग्लूटेन नहीं हो वैसी डाइट लेनी है। यही इसका प्रिवेंशन है, यही आपको बीमारी होने से बचाता है। अब दोस्तों कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें काम आती है,
तो डेफिनेटली इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन कुछ काम आती है। होम्योपैथिक मेडिसिन अगर आप ठीक तरीके से ले, अगर आपको सिम्टोमेटिक अगर दिया जाए तो कुछ हद तक ये केस हमने सीलिएक डिजीज के ठीक होते हुए भी देखे हैं, बहुत सारे केस ऐसे भी देखे हैं जो ठीक हो गए हैं। तो होम्योपैथिक मेडिसिन में आप जो है वो लाइकोपोडियम ले सकते हैं, एंटीमोडियम क्रनम ले सकते हैं, चाइना ले सकते हैं, आइडम ले सकते हैं, नेट्रम सल्फ ले सकते हैं, काली कार्ब ले सकते हैं। तो ये कुछ एक मेडिसिन 6 से 7 जो आपका होम्योपैथिक फिजिशियन आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आपको देता है, जिसके अकॉर्डिंग आपको जो सिम्टम्स बताएंगे उसके अकॉर्डिंग कोई एक मेडिसिन चूज करके देता है। 1 या 2 मेडिसिन भी दे सकता है जो आपकी इस बीमारी में काम आ सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने सीलिएक डिजीज के बारे में पढ़ा, विस्तार से पढ़ा सीलिएक डिजीज होती क्या है, फिर इसके सीलिएक डिजीज के जो है कॉज क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसके आपके प्रिवेंशन क्या है, इसके स्टेज क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, डायग्नोसिस क्या है, इन्वेस्टिगेशन क्या है, इसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन अवेलेबल है या नहीं है। तो इसको हमने आज बहुत ही विस्तार से पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ध्यान रखिए कोई भी मेडिसिन लेने से पहले आप अपने फैमिली डॉक्टर या आपके नजदीकी फिजिशियन से जरूर सलाह लें, चाहे वो होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए होम्योपैथिक फिजिशियन हो या फिर आपको एलोपैथिक मेडिसिन के एलोपैथिक फिजिशियन हो, उसकी सलाह जरूर लेनी चाहिए। बिना सलाह के आप अगर कोई मेडिसिन लेते हैं तो उसका नुकसान भी भुगतना पड़ सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें और उसको ऑल पे सेट करें। मिलते हैं दोस्तों इसके अगले जानकारी वाले वीडियो में, नई वीडियो में, बहुत ही जानकारी वाले और बहुत ही इंफॉर्मेशन वाले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ इसका अगला जो वीडियो होगा वो एडिशन डिजीज पे होगा। तो बने रहिए हमारे साथ अगले वीडियो एडिशन डिजीज के लिए। तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, सब्बा खैर, राम राम।